हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वीडियो नंबर 11 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके पहले हमने आप लोगों को वीडियो नंबर 10 में रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बताया था और ये भी हमने बताया था कि किस तरीके से एयर में या तो वैक्यूम में और वाटर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं वो चेंज होते हैं। ठीक है ना। आपने देखा था कि वैक्यूम में जो फोर्सेस हैं उनको आपने नोट किया था, वाटर में जो उनको नोट किया था आपने, जब उनमें कंपेयर किया था तो आपने ये देखा था कि वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी 80 होती है। इसलिए हम सेटअप को जैसे ही वाटर में हम रखते हैं तो वहाँ पर वाटर में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेस होते हैं वो 80 टाइम्स जो है रिड्यूस हो जाते हैं इन कंपेयर टू एयर। ठीक है ना। इन चीज़ों को मैंने वीडियो नंबर 10 में हमने एक्सप्लेन किया था। आज की वीडियो में जो हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं उसको मैंने पॉइंट आउट कर दिया है। कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे कूलम्स लॉ पे और उन कूलम्स लॉ को हम मैकेनिक्स से कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आपको स्टैंडर्ड जो आपका न्यूमेरिकल बनता है ना, वो सीधे के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर पे न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, डायरेक्ट थोड़ी सी उसमें लगा देंगे मैकेनिक्स, तो जिससे आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम कूलम्स लॉ के प्रॉब्लम को मैकेनिक्स के साथ डील करेंगे। ठीक है बेटा जी। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल, हम डील कर लेंगे। इसके बाद हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म डील करेंगे। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हम डील करने वाले हैं, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में। यहाँ भी पीडीएफ में जो सीक्वेंस आपका दिया है उसके अकॉर्डिंग जो है उसका नंबर आएगा, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये 3 या 4 टॉपिक जो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ उसको मैंने पहले ही पॉइंट आउट कर दिया है। ठीक है बेटा जी। अब हम जो है कि एक क्वेश्चन लेंगे और देखते हैं कि उस इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो मैकेनिक्स से कैसे कनेक्ट होते हैं। मैकेनिक्स का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी आएगी, मोमेंटम आएगा, ठीक है ना, न्यूटन का लॉ लगेगा, है ना, जो भी कॉन्सेप्ट है वो इन्वॉल्व, न्यूटन का थर्ड लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से हम मैकेनिक्स को लगाएंगे किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो अब बताइए, मैं आपको पहला एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू योर पीडीएफ ही एग्जाम्पल मैं आपको पिक करूँगा। जो मेरा पहला एग्जाम्पल है उसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ बेटा जी। तो एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ मैं आपको कंपेडियम में वो न्यूमेरिकल पूरा का पूरा मिलेगा। ये कंपेडियम का ही न्यूमेरिकल है। ठीक है ना बेटा जी। इसको आप लोग देख लेना। अब मैं जो न्यूमेरिकल को मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है ना। डायग्राम न्यूमेरिकल क्या कह रहा है उसको आपको देखना है। तो यहाँ पर देखो बेटा जी, यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट चार्जेज हैं। मान लो 2 पॉइंट चार्जेज आपने लिया। एक पॉइंट चार्ज आपने लिया, मान लो ये आपका Q1 है, और एक पॉइंट चार्ज आपने लिया, ये आपका Q2 है। ठीक है बेटा जी। ये एक सिस्टम बना, Q1 Q2 का एक सिस्टम बना। ठीक है ना। तो आपने कहा कि ठीक है सर, इनके बीच का डिस्टेंस भी आपने कुछ पॉइंट आउट कर लिया, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब जो Q1 का जो मास दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि M1 जो है वो आपका है 4 kg, और जो M2 है वो आपका है 8 kg। ठीक है ना। ये तो फिक्स है, नो प्रॉब्लम। और ये जो मैं आपको बताता हूँ, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है ऐसे, ये जो सिस्टम आपका दिखाई पड़ रहा है, तो आप कहोगे कि इस सिस्टम पर अब ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसके अंदर 2 पार्टिकल्स हैं। ठीक है ना। एक Q1 और एक Q2। Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है और Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है। ये जो फोर्सेस लग रहे हैं और उस फोर्स को मैं आपको तो आप बताइए, Q1 ने जब Q2 पर फोर्स लगाया, और कहाँ लगाएगा वो? आप कहोगे सर वो लगाएगा राइट साइड में ऐसे, ये। और Q2 कहाँ लगाएगा? Q1 पर लेफ्ट साइड में लगाएगा। अभी न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूँ क्या न्यूमेरिकल, अभी तक आपको क्वेश्चन बताया ही नहीं मैंने। क्वेश्चन को समझ लेते हैं, इसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया, Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया। ठीक है ना। और सिस्टम के अंदर 2 पार्टिकल्स हैं, Q1 और Q2। तो बताइए कि इस पूरे के पूरे सिस्टम पर, ये जो मैंने सिस्टम लिया हुआ है ना बेटा जी, इस पूरे के पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कितना है, एक्सटर्नल फोर्स कितना है? तो इस पूरे के पूरे सिस्टम पर जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो बाहर से लगने वाला फोर्स है, वो 0 है। आप कहोगे सर यहाँ तो Q1 Q2 पे लगा रहा है, Q2 Q1 पे लगा रहा है। तो Q1 जो Q2 पर फोर्स लगा रहा है और Q2 जो Q1 पर फोर्स लगा रहा है, इसको बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस।
एक सिस्टम के अंदर जो भी पार्टिकल्स एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं उन फोर्सेस को बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस, वो एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होते हैं, याद रखना आप लोग। तो सिस्टम आपने दो पार्टिकल का बनाया, एक पार्टिकल दूसरे पर, दूसरा पहले वाले पे फोर्स लगा रहा है, इन फोर्सेस को बोलेंगे इंटरनल फोर्सेस, ठीक है ना। तो पहली बात कि इस पूरे के पूरे सिस्टम पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वही एक दूसरे पर फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, तो अब क्वेश्चन क्या कहा कि उस क्वेश्चन में ये कहा कि भाई अब इसको मैंने क्या किया, इसको रिलीज, अभी सिस्टम तो स्टैटिक था, Q1 अपने प्लेस पर था, Q2 अपने प्लेस पे था, Q1 Q2 फोर्सेस लगा रहे थे, उनका मास भी दिया गया था। तो अब Q1 और Q2 को रिलीज कर दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया, तो क्या होगा, Q2 भागेगा कहाँ पर, राइट साइड में ड्यू टू रिपल्सन। Q1 कहाँ भागेगा, भागेगा वो लेफ्ट साइड में ड्यू टू रिपल्सन। तो Q1 Q2 जो है एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। तो हमने कहा कि जब सिस्टम को हमने रिलीज किया, ये जब सिस्टम को आपने रिलीज किया तो आपने क्या देखा, ये जो Q2 है ये मूव करने लगा ऐसे ऐसे। मान लो किसी टाइम पर Q2 यहां पर आ गया, ये Q2, और इस Q2 का टाइम आपने क्या नोट किया अपनी वॉच में, T। तो T टाइम पर Q2 यहां आ गया, और उस टाइम पर Q2 की जो वेलोसिटी आपने नोट की, वो वेलोसिटी आपने कहा v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपने नोट किया, क्योंकि जब Q2 भागेगा राइट साइड में, मूव करेगा राइट साइड में, तो उसके पास वेलोसिटी होगी। तो किसी टाइम t पर आपने चेक किया कि Q2 की क्या वेलोसिटी है, आपको 20 मीटर पर सेकेंड मिली। अब बताइए क्या Q1 भी लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, तो आपको बिल्कुल कर रहा है, करेगा, क्योंकि इस पर भी रिपल्सन लग रहा है। तो Q2 भी क्या है, Q1 भी क्या है, लेफ्ट साइड में ऐसे मूव करना शुरू किया, ठीक है ना। अब आपको जो है उसी टाइम T पर, जिस टाइम पर Q2 की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी, जिस टाइम पर, उसी टाइम पर हम आपसे बोलें कि बताइए बेटा कि T ही टाइम पर व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ Q1, ये आपको निकालना है। देखो पूरी की पूरी मैकेनिक्स इन्वॉल्व होने वाली है। एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के अंदर दो पार्टिकल्स हैं, दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, उन फोर्सेस को बोलेंगे इंटरनल फोर्सेस बोलेंगे, वो फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होंगी, पहली बात। अब देखिए लॉजिक, अब तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब सोल्यूशन करते वक्त हमें क्या सोचना होगा, जब भी हम सोल्यूशन को करेंगे हमें क्या सोचना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिस्टम पर एफ नेट जीरो है और हमको निकालना है वेलोसिटी, ठीक है ना। जब सिस्टम पर एक्सटर्नल, किसी भी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होता है तो उस सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होता है, उस सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। किसी भी सिस्टम के मोमेंटम को चेंज करने के लिए हमें बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर बाहर से फोर्स नहीं लगा है तो सिस्टम का मोमेंटम कभी भी कंजर्व नहीं होगा। एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो सिस्टम का मोमेंटम जो पहले था वही बाद में भी होगा, भले ही सिस्टम के अंदर हैपनिंग हो रही है, सिस्टम छोटा था फिर बड़ा हो गया फिर फैलने लगा, वो अलग बात है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगाए, सिस्टम दूर चला गया, तो जो मोमेंटम पहले था पूरे सिस्टम का मोमेंटम, वही मोमेंटम बाद में भी होगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो है। इंटरनल फोर्सेस कभी भी सिस्टम के मोमेंटम को बदल नहीं पाते हैं। तो आप ये समझिए कि जब भी किसी सिस्टम पर एफ एक्सटर्नल जीरो हो तो आप तुरंत सोचिए कि यहां पर मोमेंटम कंजर्व होने वाला है, मतलब सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम है इज इक्वल टू सिस्टम का फाइनल मोमेंटम बनेगा। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम बनने वाला है। कब? जब एक्सटर्नल फोर्सेस आपके सिस्टम पर जीरो हैं। इंटरनल फोर्सेस भले ही लग रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। एफ एक्सटर्नल अगर जीरो है तो मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। कंजर्व का मतलब होता है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है बेटा जी। लेकिन क्या यहां पर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी? यह हमेशा नहीं होता है।
हर केस में ऐसा नहीं होता है। तो काइनेटिक में हमें जाना ही नहीं है, जब प्रॉब्लम आएगा तो बताएंगे कि किस केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, किस केस में नहीं होगी। यहां पर बस हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो आपको यह पता चल गया कि सिस्टम पर एफ नेट अगर जीरो है, एफ एक्सटर्नल जीरो है, तो मोमेंटम कंजर्व होगा, मोमेंटम में ही वेलोसिटी आती है, तो वहां से वेलोसिटी निकल सकती है। तो आपके ब्रेन में ये चीज़ आनी चाहिए कि सिस्टम पर अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो देखो बेटा जी, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आप देखो कि आप कहोगे कि यहाँ पर जो है कि लिखोगे सिंस एफ एक्सटर्नल क्या है सिस्टम पर जीरो है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। क्या बताएगा ये, सिस्टम का मोमेंटम इज कंजर्व्ड। क्या होता है ये होगा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये हर जगह आपको करना है, ये इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। तो अब बताइए बेटा जी, स्टार्टिंग में इनिशियल में जो आपका Q1 था और जो आपका Q2 था वो तो रेस्ट में थे ना, स्टार्टिंग में दोनों रेस्ट में थे। तो स्टार्टिंग में इनिशियल मोमेंटम Q1 का मास कितना, m1 है, वेलोसिटी कितनी है, इन स्टार्टिंग में जीरो है। Q2 का मास कितना है, m2 है, वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो दोनों के मोमेंटम को जब ऐड करोगे तो आएगा इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा, इनिशियल, वो होगा आपका जीरो। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग ऐसे, तो आपको और समझ में आएगी। यहाँ पर आप लोग पॉइंट आउट कर लो, यहाँ पर आप लिखो यहाँ पर कि इनिशियल, सॉरी प्लेस कम पड़ेगा ना, नीचे लिख रहे हैं हम लोग। यहाँ लिखो आप लोग इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ऐसे। अब सिस्टम का जो इनिशियल क्या मोमेंटम, इनिशियली क्या है, रिलीज करने से पहले सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम आपका जीरो है ये। अब इक्वल टू क्या है फाइनल, तो फाइनल मोमेंटम हम टी टाइम पे देखेंगे, ठीक है ना। तो आपने कहा कि टी टाइम पे क्या है, इसका Q2 की क्या वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है, मास कितना है, 8 है। अच्छा, राइट साइड को आप ले लो पॉजिटिव, सबको। फाइनल जो मोमेंटम है पहले वाले पार्टिकल का दूसरे वाले पार्टिकल का, दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको। इनिशियल मोमेंटम में दोनों के मोमेंटम को, सम ऑफ ऑल मोमेंटम, जितना भी पहले वाले का जो मोमेंटम था, ये वाले का इनिशियली जीरो था, इसका भी क्या था, जीरो था, दोनों को सम किया, जीरो आ गया। अब फाइनल मोमेंटम सिस्टम का क्या है, फाइनल मोमेंटम में जो जो पार्टिकल है सबका मोमेंटम आपको ऐड करना पड़ेगा। तो फाइनल कहाँ लोगे, टाइम टी पर ना। तो टाइम टी पर क्या इसकी वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है, क्या इसके पास मास है, 8 है। तो आप कहोगे कि भाई जो Q2 पार्टिकल उसका मोमेंटम क्या बना, उसका मोमेंटम बना 8 × 20 बना, ठीक है ना, ऐसे। Q2 का बन गया, प्लस क्या बनेगा Q1 का बनेगा कितना, Q1 का तो निकालना, v आपको पता नहीं है, और m आपको कितना है 4 kg। तो आप लिखोगे ब्रैकेट में माइनस क्यों लिखोगे, क्योंकि इसका मोमेंटम लेफ्ट साइड में है। कहाँ है बेटा जी, लेफ्ट साइड में, क्योंकि राइट को अगर आपने लिया है पॉजिटिव अपने मन से, तो लेफ्ट में क्या लोगे, डायरेक्शन पॉजिटिव निगेटिव लोगे। तो आप कहोगे सर माइनस कितना मास आया इसका, 4, और क्या इसकी वेलोसिटी है, v। बच्चे इस माइनस में दिक्कत करते हैं बार बार। याद रखना बेटा जी कि मोमेंटम, जब मोमेंटम को आप सम कर रहे हो कि पहले पार्टिकल का मोमेंटम अब प्लस दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम, तो डायरेक्शन को भी ध्यान देनी होगी कि एक डायरेक्शन को अगर आपने पॉजिटिव ले लिया है तो उसके जस्ट अपोजिट जो लोगे वो निगेटिव लोगे। तो आपने कहा ठीक है, हमने Q2, हम चाहें तो हमने Q2 को क्या कर लिया है, मान लिया है पॉजिटिव। आप Q1 को भी पॉजिटिव ले सकते हो। अगर आपने Q1 की वेलोसिटी को, आपने मोमेंटम को आपने पॉजिटिव लोगे तो Q2 का मोमेंटम नेगेटिव हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। राइट साइड में हम अक्सर पॉजिटिव लेते हैं। तो आपने कहा कि सर जो Q2 का मोमेंटम है राइट साइड में टी टाइम पर, उसको मैंने पॉजिटिव लिया, कितना मास कितना है उसका 8 kg है, और क्या वेलोसिटी है 20। तो 8 × 20 प्लस दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम। दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम क्या है, साइन के साथ रखना हमको है, तो वो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, तो पक्का है कि निगेटिव होगा।
तो आपने कहा कि क्या है, दूसरे पार्टिकल का मास कितना है, 4 kg है, और वेलोसिटी कितनी है, v है, तो आपने रखा 4 × v। ठीक है बेटा जी, ये आपने मोमेंटम रख दिया। तो आपने कहा सर 0 = यहाँ आपका हो गया 160, और माइनस बाहर निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, ये हो जाएगा तुम्हारा 4v। अब इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा तुम्हारा 4v, है ना, 4v = हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो v की वैल्यू आएगी 160 अपॉन, ये आ जाएगा 4, इसका मतलब आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। यानी जो v आपका निकल के आया वो कितना निकल के बेटा आया, 40 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ पर देखो जो यहाँ पर Q1 की वेलोसिटी होगी वो 40 मीटर पर सेकेंड होगी एट टाइम t। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। टाइम लिया मैंने समझाने में आपको, लेकिन आई थिंक अगर ये चीज़ आपको कंफर्म हो, क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम लगाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो ये क्वेश्चन आपने देखा बेटा जी, इस क्वेश्चन से आपने क्या है कि मोमेंटम कंजर्वेशन लगा करके आपने दूसरे पार्टिकल Q1 पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। ठीक है बेटा जी, इसमें कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे आप डिस्कस करना। ओके ओके बेटा। तो बेटा अब देखो इसी क्वेश्चन को हम इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से, एक नया क्वेश्चन, इसी में हम एक नया क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी आपने वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए अभी आपने सॉल्व किया, देखो मैंने फिर वही क्वेश्चन ले लिया। इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, कैसे वो बताता हूँ मैं आपको। सारा का सारा सेटअप सेम है, सब कुछ सारे के सारे कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है बेटा जी, आपको पता है कि एक चीज़ आपने सीखी कि जब F नेट 0 होगा तो सिस्टम का F एक्सटर्नल 0 होगा, मतलब बाहरी फोर्स अगर सिस्टम पर 0 है तो उसका मोमेंटम कंजर्व होगा। वो रूल लगा करके हम कोई न कोई क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं, एक वो भी रूल है। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आपसे ये कह दे कि मतलब यही सिस्टम है, अब इसको हमने रिलीज किया, रिलीज करने के बाद जो Q2 मूव करेगा, Q2 मूव करेगा, अब मूव करता जा रहा है, मान लो यहाँ तक पहुँच गया, ये मान लो यहाँ तक पहुँच गया। ये जो Q2 कहाँ है, अब Q2 का जो डिस्टेंस हमने लिया, मान लो ये डिस्टेंस किसी t टाइम पर जो इसका डिस्टेंस है, ये किसी t टाइम पर जो इसका डिस्टेंस है वो मान लो हमने लिया 10 मीटर। अब वेलोसिटी नहीं ले रहे हैं, अब डिस्टेंस ले रहे हैं। तो Q2 मूव करना शुरू किया t टाइम पर, जब Q2 कहाँ आ गया, t पर आ गया, तो जहाँ पर Q2 था वहाँ से कितना डिस्टेंस चल पड़ा, वो 10 मीटर चला, और t टाइम पर। अब क्वेश्चन पूछा है कि बताओ उसी टाइम t पर ये जो Q1 है ना, ये टाइम t पर ये अपने इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है बेटा, 2 क्वेश्चन बन गए इसी पे। ये इसको आप मान लो ये x मीटर है, एज्यूम कर लिया। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि पहले सिस्टम आपका रेस्ट में था, F एक्सटर्नल सब कुछ उसमें जीरो था, वो पहले से भी था। इंटरनल फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, चार्जेज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। जब Q2 मूव करते करते t टाइम पर 10 मीटर पे पहुंचा, तो उसी टाइम t पर Q1 की क्या डिस्टेंस होगी, Q1 अपने इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। अब यहाँ पर वेलोसिटी नहीं पूछी गई है, तो वेलोसिटी नहीं पूछी गई है तो मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगाएंगे बेटा। यहाँ पर अब डिस्टेंस पूछ दिया गया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए मैं आपको बता दूं। अगर मान लो पहले आप क्वेश्चन से अपना दिमाग हटाओ, पहले अब एक नोट पे आ जाओ जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अगर ये कोई मास ऑब्जेक्ट है या कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल का सिस्टम, इस पार्टिकल का ये मान लो ये जो बीच में है यहाँ पर, ये पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है। ठीक है ना। या उसको हम थोड़ा और भी अच्छे से बताएं अगर आपको, तो आप और भी समझ पाओगे, आपने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा होगा। अगर बताता हूँ मैं आपको, मान लो एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल मान लो ये है छोटा सा, एक बड़ा है एक छोटा सा है। इसमें क्या किया आप लोगों ने, एक लाइन ड्रॉ, दोनों को कनेक्ट किया आपने, है ना। ये आपका मास इसका m1 है, ये मास आपका m2 है। तो अगर हम आपसे पूछें कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो सेंटर ऑफ मास तो इसी लाइन पे होगा, आपको पता है। लेकिन जो मास बड़ा होता है उसकी तरफ सेंटर ऑफ मास होता है। तो मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर एज्यूम कर लिया आपने, यहाँ पर है। ये सेंटर ऑफ मास किसका है, दोनों पार्टिकल एक सिस्टम है, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ, यहाँ पर है। अब आपने कहा कि जो सेंटर ऑफ मास जो है पहले पार्टिकल से कितने डिस्टेंस पे है, मान लो
पहले पार्टिकल से x1 डिस्टेंस पे है सेंटर ऑफ मास, और दूसरे पार्टिकल से कितने डिस्टेंस मान लो है वो x2 डिस्टेंस पे है। ऐसे ये एज्यूम कर लिया आपने कि ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया गया है। हम सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं। देखो बेटा जी, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं मैकेनिक्स से। अभी आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा, अब आप सेंटर ऑफ मास की भी बात कर रहे हो। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा कि उसकी भी जानकारी आपको हो। तो थोड़ा थोड़ा 11th को भी हम कनेक्ट करेंगे तो आप क्या है वो समझ पाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आपने कहा कि हमारे पास दो पार्टिकल, इनका मास m1 है, इसका मास m2 है। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास मान लो आपने यहाँ पर लिया। ठीक है बेटा जी। आपने कहा कि जो आपका पहला ए ये था और ये बी था आपका, तो ए से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना लिया आपने, x1 मान लिया आपने, और बी से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस आपने x2 मान लिया। ठीक है बेटा जी। अब ये दोनों पार्टिकल मान लो, ये दोनों अच्छा अब पूरे के पूरे सिस्टम पर मान लो, पूरे के पूरे सिस्टम पर ये पूरा का पूरा सिस्टम है आपका, शायद है ना, ये पूरा का पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नो फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स 0 है। ठीक है बेटा जी। मान लो कि ये बड़ा वाला मास छोटे वाले को अपनी तरफ कर रहा है अट्रैक्ट, और छोटा वाला बड़े वाले को अपनी तरफ कर रहा है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, आपको पता है अट्रैक्शन होगा ही होगा, क्योंकि मासेस हैं तो वो उसमें लगेगी, ग्रेविटी काम करेगी तो अट्रैक्ट हो। चार्ज नहीं, यहाँ पर हम सिंपल मास को डील कर रहे हैं, क्योंकि 11th की बात बता रहा हूँ, तब आपको सीधे आ जाऊँगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। तो आप कहोगे सर कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, हो सकता है बी कहाँ आएगा, थोड़ा और नज़दीक आएगा, ए कहाँ आएगा, थोड़ा और नज़दीक आएगा। तो ए और बी तो मूव करेंगी, लेकिन सेंटर ऑफ मास कभी भी मूव नहीं करेगा। सेंटर ऑफ मास कभी भी मूव नहीं करने वाला है, याद रखना आप लोग। सेंटर ऑफ मास कभी भी मूव नहीं करने वाला है, क्योंकि जब तक इस सिस्टम पर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करने वाला है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा जी कि एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है, अगर इस केस में आप कहोगे सर कि अगर इस केस में एफ एक्सटर्नल अगर 0 है, तो एक होता है मास मोमेंट। पहले वाले पार्टिकल का जो है मास मोमेंट सेंटर के रेफरेंस में क्या होगा, m1 इंटू x1 होगा। क्या होगा, m1 इंटू x1 होगा। और दूसरे वाले क्या होगा, m2। मास मोमेंट क्या होता है, मास मोमेंट जो है क्या होता है, पहले वाले का मास मोमेंट क्या होगा, पहले वाले का मास मोमेंट होगा पहले वाले का मास इंटू पहले वाले पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस m1 इंटू x1, और ये जो होगा इसका मास मोमेंट क्या होगा, m2 इंटू x2 होगा। ठीक है बेटा जी, ये चीज़ है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तो अगर एफ नेट 0 है तो ये रूल चलेगा कि मास मोमेंट पहले वाले का और दूसरे वाले का ये बराबर होगा, मतलब m1 इंटू x1 इक्वल टू m2 इंटू x2। ये आपको आना चाहिए ऐसे। अगर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं हो रहा है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो है, अगर सेंटर ऑफ मास पे यानी सिस्टम पर लगने वाला जो एफ एक्सटर्नल है वो अगर 0 है, वो अगर 0 है, तो सम ऑफ ऑल मास मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज 0 माना जाता है, और आपको m1 x1 m2 x2 मिलेगा। ये कब होगा, जब एफ एक्सटर्नल आपका 0 होगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। वो चाहे पार्टिकल कहीं भी जाए, ये पहला मास उसका डिस्टेंस इक्वल टू दूसरा मास उसका डिस्टेंस, ये चलेगा कब, जब सेंटर ऑफ मास आपका सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला जो एफ एक्सटर्नल है वो 0 है। ठीक है बेटा जी, तो ये रूल चलता है, इसे बोलते हैं मास मोमेंट। m1 x1 क्या है, मास मोमेंट ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, m2 x2 क्या है, मास मोमेंट ऑफ द सेकेंड पार्टिकल। ये रूल तभी लगेगा जब क्या है, सेंटर ऑफ मास पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स बाहर से वो 0 है। इंटरनल फोर्सेस लग सकते हैं लेकिन एफ एक्सटर्नल 0 होना चाहिए। तो यही रूल हम ऊपर वाले में लगाएंगे। ये बताइए कि यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम पर क्या है, एफ एक्सटर्नल 0 है, ये मूव कर रहे हैं। Q1 कितना मूव कर गया, x मीटर। Q2 कितना मूव कर गया, 10 मीटर। तो बताइए क्या इनका मास मोमेंट बराबर होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे सर यस होगा। तो कैसे होगा बेटा जी, कितना Q1 का क्या मास है, 4 kg है, इंटू x 8 kg इंटू 10, ये बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि एफ एक्सटर्नल क्या आपका है 0 है। तो पहले जो पहला पार्टिकल है उसका डिस्टेंस, तो आप यहाँ से ऐसे लगा सकते हो रूल, मैं बताता हूँ कैसे, इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे करोगे आप लोग। हमेशा इस रूल को आप लेके चलोगे जिससे कि आपको आगे चल के हेल्प मिलेगी। और जो मैंने क्वेश्चन बनाया है वो ध्यान से देखना कि आप यहाँ लिखोगे कि इफ़
एफ एक्सटर्नल अगर 0 है तो पहले पार्टिकल का मास कितना है 4 kg इंटू कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर गया x मीटर, और इक्वल टू दूसरे पार्टिकल का मास कितना है 8 है, इंटू कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया आपका वो 10 मीटर। ये बराबर होंगे m1 इंटू x1। जितना भी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेंगे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं ये ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ से कहोगे सर यहाँ पर कितना आएगा x इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 80 आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, कट करोगे यहाँ से आ गया 20 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू क्या आ गया 20 मीटर आ गया। मतलब जो है कि जब Q2 जो है 10 मीटर पे होगा तब आपका Q1 20 मीटर पे होगा। ये इस तरीके से हम रूल अप्लाई कर सकते हैं और लगा सकते हैं। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए कि मास मोमेंट का रूल लगा करके हम आगे बढ़ सकते हैं। m1 x1 इक्वल टू m2 x2 करके आगे बढ़ेंगे। तो आपने एक क्वेश्चन में आपने देखा कि एक ही क्वेश्चन में अब दो वैरायटी आपकी मिल गई। आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लिया, इसके बाद आपने सेंटर ऑफ मास का यूज करके आपने मास मोमेंट का कॉन्सेप्ट लगा लिया, और वहाँ से जब भी आपको डिस्टेंसेस निकालने होंगे तो आपको मास मोमेंट की तरफ हेल्प लेनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहीं पर डिस्टेंस आएगा। और जब भी आपको वेलोसिटी निकालनी हो ऐसे सिस्टम में जहाँ पर एफ नेट 0 हो तो आपको कंजर्वेशन मोमेंटम लगा करके आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अच्छे क्वेश्चन से बेटा जी, कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे अगले जब भी हम क्लास लेंगे वहाँ पर आप डिस्कस करना, ठीक है बेटा जी। तो ये तो न्यूमेरिकल की बात हो गई। अब फटाफट हम लोग क्या है कि थोड़ी थियरी है उनको भी हम लोग डील कर लेते हैं, देखो ध्यान से, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये दो क्वेश्चन मैंने कराया आपको, शायद आपको समझ में आया होगा। अब क्या है, अब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में भी आपको हम एक्सप्लेन ही कर देते हैं। फटाफट जो है लिखो आप, यहाँ पर आपका हो जाएगा कूलम्स लॉ। एक मिनट, यहाँ हमको बताना आपको, ये पहला अब टॉपिक आपकी आ जाएगी कूलम्स इन वेक्टर फॉर्म। ये तो अभी तक हम लोग कूलम्स लॉ को सिंपल उसका मैग्नीट्यूड लिख रहे थे। अब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो जब भी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो Q1 Q2 को साइन के साथ रखना पड़ता है। याद रखना आप लोग, मैग्नीट्यूड लिखते हो तो Q1 Q2 की पॉजिटिव वैल्यू लेके चलते हो, जब उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो साइन के साथ रखना होता है। वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। देखो बेटा कैसे क्या करेंगे इसमें आपने क्या किया, फटाफट हम लोग कर लेते हैं एक्सप्लेन। मान लो आपके पास 2 चार्जेज हैं, एक आपका यहाँ पर Q1 है और ये एक आपका यहाँ पर है, ये आपका यहाँ पर Q2 है, ठीक है ना। इनके बीच का डिस्टेंस आपने R ले लिया बेटा, ये डिस्टेंस आपने R ले लिया, और आपने कहा कि भाई जो Q1 जब Q2 पर फोर्स लगाएगा तो वो लगाएगा राइट साइड में, और इसका नाम देंगे F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसे बोलते हैं फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, ठीक है बेटा जी, ड्यू टू 1। ओके, तो ये चीज़ है बेटा जी। अब यहाँ जो लगेगा आपका फोर्स, इसको क्या बोलेंगे, फोर्स, सॉरी, इसका नाम देंगे हम लोग क्या, F12, ठीक है। इसको बोलेंगे फोर्स, इसको क्या बोलेंगे बेटा जी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है ना, ये चीज़ बोलेंगे। अब इन्हों को हम, अब देखो आपने कहा कि बेटा जी ठीक है, अभी इसको, इस कॉन्सेप्ट को हम अगले स्लाइड में एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि दोनों न्यूमेरिकल लगाने में थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है बेटा जी। तो इनको जो न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है वो शायद आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो हमसे डिस्कस करना बेटा जी। अब अगले वीडियो में हम जो है कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना, उसमें क्या है कि उसका सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना, वो अगली वीडियो में करेंगे। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर कोई डाउट होगा तो हमसे डिस्कस करना, ठीक है बेटा जी। तो हम आपको और भी एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।